हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेरी गुड आफ्टरनून। आज आपके लिए बहुत स्पेसिफिक टॉपिक लेके आया हूँ, हिस्ट्री का। एकदम बढ़िया टॉपिक। ठीक है, बहुत टाइम से हम इंडिपेंडेंस के बारे में सुनते आ रहे थे। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे भी हम बहुत मन से मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिपेंडेंस आपको कैसे मिली है, किस तरीके से मिली है? ठीक है, पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी? तो आज जो हम बेसिकली कवर करेंगे ना, तो हम कवर करेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज के बड़े वर्टिकल रीजंस होते हैं। अब रीजंस कैसे होते हैं कि आपको कोई चीज कैसे मिली, आपको उस चीज को रियलाइज करना है कि जो आपको मिली है वो कितनी कीमती है आपके लिए, कितनी मीनिंगफुल आज आपके लिए है। बट उसके पीछे जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का वो कितना सारा है, क्योंकि हम इसे मैसेज में कन्वे कर देते हैं सिंपल कि यार हम इंडिपेंडेंस डे एंजॉय कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस एक बहुत जबरदस्त चीज है जिसे बहुत इजीली एंजॉय करते हैं, फील तो करते हैं, हम उसे महसूस करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके पीछे अ लॉट ऑफ पीपुल्स हैज बीन कंट्रीब्यूटेड, इतना कि शायद आप इमेजिन नहीं करते हैं। तो ठीक वहीं पे चलते हैं जहां पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और जहां से पहली हमारी स्वतंत्रता विद्रोह की कहानी शुरू होती है। ठीक है, आइए दोस्तों, विल कवर ऑन दैट। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले जब कॉजेज हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम या कॉजेज थे जिनका रीजन बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। देखिए, ऐसे तो हर चीज के वेरियस डायमेंशन है। ठीक है, कहीं पॉलिटिकल कॉज होता है, कहीं इकोनॉमिकल कॉज होता है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज होता है। बट जब आप कॉजेज को फिल्टर करोगे तो मेन सबसे पहले आपको मिलेगा कि रिवोल्ट जब शुरू होता है तो पहला क्या इंपॉर्टेंट कॉज था, क्या हमारे मन में सबसे पहले आया कि हमें रिवोल्ट के लिए जाना चाहिए। हमारे लिए तो सबसे पहले बड़ी बात यही थी ना कि विद्रोह हम करें क्यों। विद्रोह की कोई एक तो कारण होना चाहिए ना, एक रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो रिवोल्ट सबसे पहले क्या इंस्टिंक्ट करता है माइंड में कि यार हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब क्या गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, पता करते हो आप बाकी चीजों को। अरे यार नहीं यार, ये तो सही नहीं हो रहा हमारे साथ, ये गलत हो रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए। उनके लिए भी कुछ ऐसी ही फीलिंग रही होगी कि कुछ तो गलत हमारे साथ हो रहा है, कोई हमारे ऊपर शासन कर रहा है, दैट इज ब्रिटिशर्स, तो हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाने का क्या पॉइंट था, विच वी कैन कवर कंटेक्स्टेड पार्ट में हम कवर करेंगे। पहला हम कवर करेंगे, ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में है तो आपको आंसर में भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, ब्रॉडली इसी को हम बहुत समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या था, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। आइए हम देखते हैं। First, the first war of independence, 1857, causes and consequences. Right from the inception of the East India Company, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले बात करूंगा। ये जो नाम दिया था, ये दिया था ब्रिटिशर्स ने, ये दिया था ब्रिटिशर्स ने। अब आपको मैं बता दूं, ब्रिटिश जब यहां पे शासन करने के लिए आए थे, वैसे ब्रिटिश तो मैं बताऊं आपको कि शासन के लिए तो आए नहीं थे। ब्रिटिश हैज कम फॉर बेसिकली फॉर द बिजनेस, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, बिजनेस के पर्पज से आए थे। बट जब उन्होंने देखा कि ट्रेड के साथ और भी कई डायमीटर्स हैं जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं और लंबे टाइम तक हम सरवाइव कर सकते हैं, सो दे कम फॉर टू ट्रेड बट दे ऑल्सो गोइंग टू कॉन्कर अस। एंड द रीजन, उन्होंने जिस पार्ट को सबसे पहले टारगेट किया था, दैट इज ईस्ट इंडिया। तो उस हिसाब से उन्होंने नाम उसको दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट से हमारा पहला एनेक्सेशन हुआ था और वहीं से हमारी कहानी ब्रिटिशर्स की शुरू होती है। Next, these movements arose due to the popular discontent with the British rule. तो भाई जब आपको ब्रिटिशर्स के बारे में बता दिया, तो ब्रिटिश रूल का पहला इंसेप्ट जब स्टार्ट हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था फर्स्ट। अब जब आप देखेंगे 100 सालों तक, फॉर अबाउट 100 years, द पीपल ऑफ इंडिया हैड विटनेस्ड द एनॉर्मस लूट एंड द प्लंडर ऑफ द वेल्थ फ्रॉम द इंडिया टू ब्रिटिश। 100 सालों तक उन्होंने शासन किया और दे टारगेट अबाउट सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एरियाज। 100 साल में जब वो पहली ही बार आया था तो उन्होंने देख लिया था यार हमारे यहाँ तो बहुत कुछ लूटने के लिए, लेके चलो, ये भारतीय रख के क्या करेंगे। ये तो पहले यही महसूस नहीं कर पाते कि ये भारतीय हैं। भाई इनके लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो ये महसूस कर ले कि भारतीय हैं। हाँ, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम इनके ऊपर जब कॉन्कर करेंगे ना, जब तक ये समझेंगे तब तक तो हम न जाने क्या कुछ लेके जा चुके होंगे। तभी ये बात में लूट और प्लंडर वाली बात 100 सालों तक आती है, यानी 100 साल तक हम बेवकूफ बने। गुड। थर्ड, द इवेंट्स ऑफ 1857 हैज बीन कंसिडर्ड द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ द इंडिपेंडेंस। जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट होने के सबसे पहले बताया था कि पहली वाली जो फीलिंग वाली बात होती है, फीलिंग जनरेट होती है,
फर्स्ट फीलिंग ही जनरेट हुई 1857 में, यार हमें लग रहा है कि हम ज्यादा बेवकूफ बन रहे हैं, कुछ तो हमारे साथ गलत हो रहा है। जब गलत होता है, जब उसके अगेंस्ट में पहले कोई चीज फाइट की जाती है ना, दैट इज मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। इसलिए मूवमेंट वाला वर्ड यूज करते हैं। मूवमेंट का मतलब मुझे किसी चीज की जरूरत है, अब मैं आपके सरकार के अंदर काम नहीं करना चाहता और नहीं करूं, ठीक है। सो मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, इस बात को बोला जाता है मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, इन अ लार्ज मिलिट्री कैंप ऑफ अ मेरठ नियर दिल्ली, अ नंबर ऑफ सिपाहीज refused to use the new rifle cartridge in the early May of 1857 and began to the revolt. रिवोल्ट का सबसे बड़ा रीजन यही था। बेसिकली मैं बताऊं, ब्रिटिशर्स जो अपने मिलिट्री को ट्रेन करते थे और जितने सिपाही उनके वहां पे होते थे, उन्हें जो वो गन्स में जो वो आपके कारतूस दिए जाते थे, मैं आपको बताऊं, जो बुलेट दी जाती थी वो अलग फॉर्म से तैयार की जाती थी। देखिए हमारे हिसाब से इंडियन कल्चर में जब आप आएंगे तो हमारे गाय की या एनिमल्स की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, जिस हिसाब से हमें लगता है, लेकिन उनके लिए सिर्फ वो एक सोर्स ऑफ मटेरियल थे जिसके चर्बी से वो बुलेट और कार्टिजेस बनाते थे, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। देखिए विद्रोह के लिए तो आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट चाहिए था, तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको यही मिला। हमारे टर्म पे सबसे बड़ा पॉइंट यही मिला कि एक बात ऐसी उठाने को मिल जाए कि हम ब्रिटिशर्स को दोषी साबित कर सके। तो हमने पहली आवाज, पहली रिवोल्ट कार्ट्रिज यानी कारतूस को लेके हमने जब ऑब्जेक्शन किया उनसे, तब वो हमारे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। वापस हमने ये चढ़ाई उनके ऊपर करी ढेर सारे लोगों को बता के कि यार हम भारतीय नहीं, हम तो एकजुट एक साथ भारत में रहने वाले लोग हैं, यार वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जानवरों को मार के कार्टेज बनाना है, ये कहां की इंसानियत है, ठीक है। दिस वाज द मेन थिंग। बट इस रिवोल्ट का नाम ब्रिटिशर्स ने खुद दे दिया कि उसका जो ऑफिसर था उसकी गलती यही थी कि जब ये रिवोल्ट इनिशिएट होता है, उसने बोला कि जिसने ये रिवोल्ट इनिशिएट किया यानी मंगल पांडे, इमीडिएट उसे फाइंड करो और तुरंत उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। आप इस तरीके से रिवोल्ट तो रोक नहीं सकते, हालांकि आगे आप चलोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल रहा था। हाँ, बट द रे ऑफ स्पार्क विच हैज बीन जनरेटेड, दैट इज फ्रॉम दिस रिवोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट, अब आप देखो कॉज में आपको बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कि भाई अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना था। इंडिया में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन ब्रिटिश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन के पूरे पॉलिटिकल टर्म्स को मैनेज करता था, जो ब्रिटिश का एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपको इंडियन पॉलिटी को भी मिलेंगे, यानी सिविल सिस्टम भी मिलेगा, मैं इसे में ऐड ऑन करा दूंगा आगे, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स का क्या था, सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज। जब आप पॉलिटिकल कॉज पढ़ोगे ना तो दो चीजें देखोगे। कोई भी रीजंस का पॉलिटिकल कॉज पढ़ने से पहले, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं ना अभी रिवोल्ट की बात कर रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट आइडिया, जब आप कोई भी पॉलिटिकल कॉज पढ़ोगे ना तो दो पर्सपेक्टिव से सोचना। पॉलिटिकल कॉज पढ़ने का मतलब भैया दो पर्सपेक्टिव। पहला पर्सपेक्टिव कि किसके और से, किसने बनाया, दैट इज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। और सेकंड, जिसके ऊपर एग्जीक्यूट होने की बात हो रही है ना, वो कौन है, दैट इज अवर इंडियंस, दैट इज अवर इंडियंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉज यहीं पे आपको क्लियर हो गया, बनाया किसने और एग्जीक्यूट किसके ऊपर हुआ। आप इसको जब आप वेरीफाई करोगे ना, तो आज के टाइम में जो पॉलिटिकल कंडीशंस आप देखने को मिलती है, तो नॉर्मल डेज में जो पॉलिटिकल कंडीशन है ना, भारत का संविधान के ऊपर है। जैसे भारत का संविधान बनाया किसने, बट बनाया किसके लिए, सिंपल सी बात है, बनाया किस लिए और किसके ऊपर बनाया, वो आज आप सबको पता चल रहा होगा। हाल ही में आपने लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टीज के बीच में काफी ज्यादा इनिशिएशन डिबेट्स देखे होंगे, सो देयर यू गेट द आइडिया। अगर आपको कभी टाइम मिले तो यू कैन गो एंड चेक विद द चैनल्स। कैन बैक टू द टॉपिक। जब पॉलिटिकल कॉज में ब्रिटिशर्स ने बनाया एग्जीक्यूट के लिए इंडियंस के, तो सबसे पहला नियम क्या हटाया ना, ब्रिटिश ने भारतीय प्रांत से सबसे पहले क्या एक लागू कर दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब सीधी सी बात होती है कि भारत में पहले हिस्टोरिकल टर्म्स में जब डायनेस्टीज होती थी, तो एक बात बहुत पहले से इंश्योर कर दिया गया था। क्या इंश्योर किया गया था, एक कहावत आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो एक मूवी आप देखिएगा, उसमें पता चलेगा, सुपर 30 में दिया हुआ है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन मेंशन, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दिस स्टोरी इज रियली फिक्स। डायनेस्टी में ना राजा का बेटा राजा ही बनता है, उसके बाद कभी फिर राजा बनेगा जो बेटा होगा। ये एंसेस्ट्रल पॉलिसी चलती रहेगी, क्योंकि डायनेस्टी को भी बचाना था और उस प्रांत में जितने भी लोग रहते थे उन्हें मैनेज करना था। तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे पहला चैलेंज क्या होता है, यार इनका किंगडम तो खत्म होने वाला है नहीं, तो सबसे पहले ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दो
कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, अगर राजा का बेटा राजा नहीं बचा या अगर वो मर जाता है या राजा का बेटा ही ना हो तो उसके सिंहासन को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने पॉलिटिकल टर्म ऑफ रूल से एक्वायर कर लेगी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसे अपने पॉलिटिकल टर्म से एक्वायर कर लेगी। सो दैट्स व्हाई दे प्रिपेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो लंबा चौड़ा नाम है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स का मतलब ही घटा देना। भाई अब हम आ गए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपका जो शासन है डायनेस्टी का वो चल चुका, अब हम आ गए हैं नए कानून के साथ, तो जो हम बनाएंगे वही आपकी डायनेस्टी फॉलो करेगी। ऑलराइट, तो देखिए इसमें लिखा है प्रमोटेड बाय द लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का बहुत नाम है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी बहुत फेमस है भाई। डलहौजी के नाम से आप चेक करना चाहेंगे तो देहरादून में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी है और एक प्लेस भी है जहां पे इसके इंसिडेंटल स्टोरीज के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वो आप जाएंगे तो पहाड़ों में उत्तराखंड में, यू विल गेट द आइडिया। चलिए बैक टू द टॉपिक। हु सर्व एज अ गवर्नर, ठीक है, हु सर्व एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिटवीन 1848 टू 1856। इसमें दो चीजों आप लोग को बता दूं। पहले ब्रिटिशर्स जब अपनी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को लागू करते थे, पहले ब्रिटिशर्स जब अपनी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को लागू करते थे, उससे पहले दे हैव द बॉडी, ठीक है, दे हैव द बॉडी, एक गवर्नर जनरल की बॉडी होती थी। गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते थे जो उस कानून को देखता था। भारत में ऐसे कई इतिहास है जिसे गवर्नर जनरल बेसिकली वो प्लान बनाता था और एग्जीक्यूट करता था। इसी गवर्नर जनरल के प्लान में से, इसी गवर्नर जनरल के प्लान में से गवर्नर वाला जो वर्ड आज हर स्टेट में, राज्य में आपको सुनने को मिलता है ना, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमने ब्रिटिशर्स के गवर्नेंस पॉलिसी से लिया था। भाई गवर्नर वाला वर्ड कहां था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास अपने अकॉर्डिंग अपने काम के लिए लागू किया था। उसी में से ये एक एग्जांपल था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने बनाया, लॉर्ड डलहौजी ने, जो 1848 से 1856 तक था, उसने लागू कराया भारत के बहुत सारे प्रांतों में। अब लागू करने के बाद क्या दिक्कत आती है, ठीक है, कि वो लागू पूरे तरीके से हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कहीं कोई चैलेंजेस तो नहीं, कहीं कोई अलग कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं। आइए वो भी देखते हैं। पहले पॉलिसी देख लो। द पॉलिसी डिनाइड अडॉप्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द रूलर्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि भैया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रूलर्स का बेटे के तो स्पेशली नहीं है, सुनेंगे ही नहीं वो। द राइट टू सक्सेशन एंड कॉजिंग रिसेंटमेंट अमंग द रूलर्स लाइक नाना साहेब, द अडॉप्टेड the son of the last Peshwa Bajirao II, आप करिएगा, Peshwa Bajirao II, whose pensive was halted, and the Rani of Jhansi Lakshmi denied to install an adopted son of the throne। ब्रिटिशर्स बड़े होशियार थे यार, सबसे पहले उन्होंने कानपुर का इलाका पकड़ लिया। सबसे पहले तो डायनेस्टी में यही पता कर लिया कि किसका बेटा नहीं है, कौन सा एडॉप्टेड सन है। भाई ये एडॉप्टेड सन है, एडॉप्टेड सन को तो किंगशिप देनी ही नहीं है आपको, आपका सक्सेशन ऑफ रूल खत्म। वो किसी भी तरीके से यह पता कर रहे थे कि बस इनका बेटा या बेटी ना हो जो कैरी फॉरवर्ड हो, जो उनके किंगडम को लेके जाए, ठीक है। ये सेम चीज उन्होंने फीमेल्स के ऊपर भी एक पॉलिसीज जनरेट कर दी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने वैसे कई पॉलिसीज बनाई हैं, अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी अलग टाइप की पॉलिसीज बनाई हैं, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, बट जब उनको डायनेस्टी को एक्वायर करना था ना, तो रूलर्स के लिए पॉलिसीज बना डाली, ठीक है। उनमें से दो कैरेक्टर आते हैं, आप देखोगे हिस्ट्री के, आप जैसे हिस्ट्री देखोगे ना, हिस्ट्री में दो तीन नाम बड़े आपको फेमस मिलते हैं। जैसे 1857 की बात हो ना, भाई तीन चीजें, 1857 कौन सी जगह, मेरठ, भैया मेरठ कहाँ है, यूपी में। दो चीजें कह रहोगे, कानपुर की बात होगा, अरे कानपुर में नाना साहब, ठीक है, पेशवा बाजीराव II, ये सारे ना कैरेक्टर्स आपको आसपास मिलेंगे। झांसी, ये भी आपको यूपी वेस्ट के साइड में मिलेगा, ठीक है। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इनकी कहानी खैर अलग है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कैसे इनको लुकआउट किया था, पॉलिसीज बनाई ना, तो इन दोनों को बड़े ऑब्जेक्शन थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टेड एरिया दैट इज यूपी वाला पार्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्टेड एरिया दैट इज यूपी वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप उसमें देखेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है, अब पूरी कहानी आप एनेक्सेशन की ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल एक्ट 17 1847, आपको एनेक्सेशन की पूरी कहानी समझाते हैं। कुछ पार्ट ना इसमें आपको मुगल्स का भी मिलेगा, थोड़ा बहुत पार्ट मिलेगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी डीलिंग मुगल पार्ट से भी की थी। जो रे ऑफ एग्जीक्यूशन था ना, कि मुझे भारत में एक्चुअली कैसे शासन करना है, बहुत सारी मदद उन्होंने मुगल से ही ले ली थी। तो बाकी होशियार तो हम खुद थे, जो हमने अपने बारे में बता दिया, वो खुद की अपनी हैबिट से। चलो लेट्स लुक ऑन दैट। गवर्नर जनरल एक्ट 17 1848, संबलपुर इन 1849। संबलपुर आपको जो है महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, आपको बता दूं, 17 में गुजरात महाराष्ट्र के बीच का एरिया। भगत उदयपुर आपका नाम, ये आपको राजस्थान में मिल जाएगा, ज्योग्राफी में आपको समझ आ जाएगा। 1850 आप देखोगे नागपुर, नागपुर आपको जो है महाराष्ट्र के पास का एरिया मिल जाएगा। एंड द झांसी, झांसी मैंने आपको पहले ही बता दिया यूपी वेस्ट का एरिया है, ठीक है। एंड अवध,
इन द कोर्स ऑफ 8 years। भाई ये 8 साल में जितनी कहानी है ना गवर्नर जनरल एनेक्सेस, इनने पहले पूरे तरीके से एनेक्स कर लिया ये वाला एरिया, ठीक है। इस पे इंपैक्ट जिसका था ना, इसमें इंपैक्ट बेसिकली था ब्रिटिशर्स का। दे आर वेरी क्लेवर। इनकी गवर्नर जनरल की जो पॉलिसीज बेसिकली होती थी ना, पहले आप अपने प्लान को पूरे लंबे तरीके से प्लॉट कर लीजिए, जब आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ध्यान रखते थे, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ना और जिन जिन को ऑब्जेक्शन होगी, ऑब्जेक्शन वाले एरिया को ये पहले टारगेट करते। तो सबसे पहला टारगेट उन्होंने वीक जोन से किया। ये देखा कि यूपी का वेस्ट और यूपी का डार्कर ईस्ट खाली है, लाओ पहले उन्हीं को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां का डायनेस्टी सिस्टम बहुत वीक था, रूलर्स में इतनी स्पेसिफिक पावर नहीं थी ना कि पूरे तरीके से अपने आप को फैला सके। वो मेरठ की कहानी बड़ी अलग है, वो आप कभी डार्कर हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगी। वेल, बैक टू द सेकंड टॉपिक, एनेक्सेशन ऑफ द अवध। अब जब अवध के बारे में पढ़ोगे ना, यहां से मैं अवध के बारे में आपको बता दूं, यूपी का ही पार्ट है, यहां पे भी लोगों को बड़ी ऑब्जेक्शन हुई। ब्रिटिशर्स से तो वैसे सबको ऑब्जेक्शन थी, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे देखो कि ऑब्जेक्शन का पॉइंट क्या था। ऑन द ग्राउंड ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, लॉर्ड डलहौजी बिलोंग्स टू द कॉन्कर्ड अवध व्हिच रिजल्टेड द रीसेंटमेंट अमंग द सोल्जर्स, द मोस्ट ऑफ थिंग बिलोंग्स टू द अवध। वो ये चाहते ही नहीं थे कि वहां के लोगों से बहुत अच्छे से वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वो मैनेज कर ले। सबसे खराब प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे खराब प्रशासनिक व्यवस्था डलहौजी की स्पेशली अवध में रही है। और जब अवध से लोगों को उठाया तो अवध के लोगों को अवध में नहीं छोड़ा, कहीं और ही ट्रांसफर कर दिया। भाई वो जानता था ना कि ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन होगा तो वो कहीं चीजें बड़ी ना हो जाए, इसीलिए अपने अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहा था। लेकिन यहां पे उसका रेशियो सक्सेसफुल नहीं रहा, यहां पे ब्रिटिशर्स का रेशियो सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट देखते हैं, डिसकर्सी ऑफ टू द मुगल एम्पायर। अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था कि ब्रिटिशर्स से मुगल की बॉन्डिंग, ब्रिटिशर्स से मुगल की बॉन्डिंग बिल्कुल जीरो थी। ये इन्हें भी एक्चुअली में ना, इन्हें भी ये एनेक्स करने के पर्पज से ही आए थे, बट इन्होंने प्लान क्या शेयर कर दिया, ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को क्या प्लान शेयर कर दिया। आपको पता है आप बहुत जगह शासन करते हो, लेकिन जो हिंदू प्रदेश है वो आपके मुस्लिम संगठन से ज्यादा मजबूत है। काफी तरीके का रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वाली गोटी फेंकी उन लोगों ने। यार तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा रिलीजन में उतना दम नहीं है, हिंदुओं में बहुत दम है। पहले तो उन लोगों ने इस पॉलिसीज के थ्रू मुगल से प्रॉपर हिंदूज पे अटैक कराया, जितने भी हिंदू किंगडम्स थे उसको वीक कर दिया। अब जब हिंदूज को वीक कर दिया, इन्होंने मुस्लिम्स को ऐसे चढ़ाया कि आप में मुस्लिमों में ना ये वाला मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट का रूलर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप इससे कमजोर हो। सो मुस्लिम्स को आपस में उन्होंने डाइवर्स पॉलिसीज के थ्रू लड़ा दिया। अब जितने मुस्लिम्स कम हो गए, जितने हिंदूज कम हो गए, नाउ दे स्टार्ट मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द मुगल डायनेस्टी जो बचे हुए थे, और जो स्पेसिफिक रूलर्स बचे थे आपके हिंदू के टाइम के, दैट मराठा वाला एंड दीज ऑल्स, दे टारगेटेड देम। सो ब्रिटिशर्स हैव द वेरी एमिनेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर, ठीक है। उन्हें पूरा भारत का प्रांत कवर करना था, बट टारगेट किया सबसे वीक जोन, और सबसे पॉइंट पहला रखा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। भाई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, जाति, धर्म, इन चीजों को बताना शुरू किया। उन्हें घंटा इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन धर्म की पहली प्रवृत्ति उन्होंने भारत में देख ली कि भारत के लोग हिंदू बड़े बेवकूफ है, धर्म के लिए धर्म प्रधान चीजों से लड़ जाते हैं, धर्म प्रांत में वो आपस में लड़ जाते, आप बाकी जगहों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दे टेकन द पूल ऑफ बेनिफिट्स। अब आप इसको ध्यान से देखो, डिसकर्टी, सीधी सी बात है यार, मुगल एम्परर के एक भी किसी एटिकेट स्ट्रक्चर को ना ब्रिटिशर्स पसंद नहीं करते थे, सामने से उनको डिसर्ट किया, प्रॉपर नाराज किया, और ये बता भी दिया था कि तुम मुगल्स किसी काम के नहीं हो, तुम नहीं समझ पाए कि भारत के ऊपर तुम्हें कैसे शासन करना था, हम तुम्हें करके दिखाएंगे। Dalhousie announced that the son of the Mughal Emperor Bahadur Shah would have to leave the historic Red Fort Bahadur Shah, सबसे आखिरी मुगल डायनेस्टी का बचा हुआ, have to leave the historic Red Fort late dead and the most have to place the outskirts of the Delhi, who was the next Governor General of the India, announced in 1856 that after the death, यानी तेरे कहानी खत्म होने के बाद भाई कौन देखेगा मुगल, कोई नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले एनेक्सेशन का पॉलिसी दे दिया, तुमसे वैसे भी साम्राज्य ना संभाल पाओगे, हम ब्रिटिशर्स को आने दो। तो गवर्नर जनरल की एक छोटी सी पॉलिसी उन्होंने धीरे से भेजी इनके कोर्ट में। जब कोर्ट में रूलर ने उसको देखा, बहादुर शाह ने बोला कि मेरे बाद तो वाकई कोई पावरफुल किंग बचेगा नहीं, आपको जहां से शुरू करना है आप उपरांत शुरू कर सकते। सबसे बड़ी गलती मुगल्स की यहीं पे थी। In the reigning of the emperor, his successor would not be permitted to use the title of the king। देखिए ब्रिटिशर्स ने पहले इसी को फिनिश कर दिया,
राजा वाला कोई वर्ड यूज नहीं होगा, राजा वाला कोई वर्ड यूज नहीं होगा, ना ब्रिटिश इसको अपनी पॉलिसी में एक्सेप्ट करेंगे। दे शिफ्टेड द वर्ड टू द प्रिंस। प्रिंस इज द डायरेक्टली वर्ड विच हैज बीन टेकन बाय द ब्रिटिशर्स डिक्शनरी ऑफ रूल। ब्रिटिशर्स की डिक्शनरी से लिया गया द प्रिंस वर्ड। प्रिंस इज द काइंड ऑफ रॉयलिटी, रॉयल, रॉयल फैमिली का आदमी अब रहेगा, रॉयल फैमिली का आदमी अब कंप्लीट डायनेस्टी भी नहीं चलाएगा। उन्होंने डायनेस्टी वर्ड भी नहीं दिया, उन्होंने पीरियड बनाया कि ब्रिटिशर्स के पीरियड चलेंगे भैया, डायनेस्टी नहीं। डायनेस्टी तो वो वाली बात हो गई कि अब हम, मेरे बाद मेरा लड़का, उसके बाद उसका लड़का, दैट इज ऑल। बट ब्रिटिशर्स का ऐसा था ही नहीं, बहुत सिंपल। टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये गवर्नर जनरल, इस टाइम पीरियड से ये टाइम पीरियड तक सेकंड गवर्नर जनरल। पहले वाले की क्या पॉलिसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए सेकंड में ले जाएंगे, सेकंड वाले की क्या पॉलिसी थी कैरी फॉरवर्ड करते हुए थर्ड को ले जाएंगे। साथ ही में जितने हिंदू कॉन्टेक्स्ट लीडर्स रह रहे थे उन्हें ये बता देंगे कि भैया ये वाली पॉलिसी में तुमको ऑब्जेक्शन है ना, वो तो वो बना के चला गया था, ये तो डलहौजी की बात है, हम थोड़ी ना बनाए, अब हमारे कानून का वेट करो। सो द बेसिकली दे वांट्स टू एग्जीक्यूट देयर लेआउट्स, और लेआउट के लिए ना आपको एक बहुत अच्छा पैराट्रूप मार्केट बनाना जरूरी है। तो ब्रिटिशर्स क्रिएटेड द मार्केट, बट लॉयल्टी के टर्म्स पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि प्रिंस बहुत बड़े राजा हैं, गवर्नर जनरल उनके अंडर में आते हैं जो सारी चीजों को मॉडरेट करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दे टेक इन द नेम। नाउ नेक्स्ट, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस, वैसे ये वर्ड आज भी यूज होता है इकोनॉमिकल टूल्स में, आपको मिल जाएगा सब्सिडियरी अलायंस। और सब्सिडियरी की बात होती है ना तो आसपास की कंट्रीज को लेके भी कॉन्टेक्स्ट रखा जाता है। अब जब यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस की बात होगी इसका मतलब ब्रिटिशर्स अकेले तो आएंगे नहीं, अकेले बिल्कुल नहीं आएंगे। जिस टाइम पीरियड में आप ये कहानी पढ़ रहे हो ना 1858 के थोड़े पहले चले जाओ ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो कहानी थी पूरा फ्रेंच बटा हुआ था, तब ब्रिटिशर्स भी नहीं बोले जाते, तो पूरी यूरोप की कहानी अलग थी। जब सारे कंटेक्ट से वो ट्रेड करने के लिए आपके पास आए ना, दे क्रिएटेड द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश, द व्हाइट किंग, ब्रिटेन, द व्हाइट पॉलिसीज, डार्क कुछ भी नहीं, शासन डार्क, पॉलिसीज व्हाइट, ये क्लियर था, शासन डार्क बट पॉलिसीज इज एग्जैक्टली व्हाइट। नाउ कम टू ऑन दैट, देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस में क्या इन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब किया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ब्रिटिशर्स नहीं लगाया, फ्रेंच इनका एक पार्ट होता था, यूरोपियन का एक पार्ट होता था फ्रेंच, और फ्रेंच में बहुत टॉप क्लास के रूलर रहते थे। दैट्स व्हाई दे यूज द फर्स्ट नेम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स बट वाज वाइडली यूज्ड द गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये टाइटल बहुत तगड़ा क्रिएट किया, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये टाइटल आपको 100 साल के पूरे ब्रिटिश शासन में सुनने को मिलेगा, बस लास्ट में जाते जाते उसको चेंज करके कुछ जगह पे वायसराय कर दिया, कुछ जगह पे सिर्फ गवर्नर जनरल कर दिया, आगे पीछे का टाइटल हटा दिया। सब्जेक्ट टू द टर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका जैसा पावर उसका वैसा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखोगे आप, between India princely states and the British East India Company, under which Indian rulers were required to, these are the 7 bulleted points which they need to understand. क्या? Acknowledge the company of paramount to the power, this is British terms, permanently station the British army with his territory। भैया ब्रिटिश की आर्मी लाके खड़ा कर देंगे तभी आप शासन चला पाओगे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट आर्मी ट्रूप से वो रखा था, इसीलिए भारत के कई प्रांत इलाकों में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी भेजना शुरू कर दी। ठीक है, पे सब्सिडी फॉर द मेंटेनिंग दिस आर्मी, दिस वाज आल्सो डूइंग द सेम टास्क जो उनकी पॉलिसी में था। ठीक है, पोस्ट ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट, पोस्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट, अगर आपको कोई चैलेंज है इस मामले के बाद आप ब्रिटिश कोर्ट में डिस्कस कर सकते हो। सब चीजें कानून से वो चला रहे थे, कुछ भी चेंज नहीं किया था। नॉट अ नेगोशिएट विद एनी ऑफ द रूलर्स विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल के बिना कोई डिस्कशन के ना कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये सारे वो बुलेटेड पॉइंट्स हैं, जब आप सब्सिडियरी अलायंस में लिखोगे ना तो ये पॉइंट्स आएंगे, किसके परमिशन के बिना कौन सा नियम चेंज हो सकता है। बिना गवर्नर जनरल के ब्रिटिशर्स में कोई भी नियम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर जनरल को भी जवाब प्रिंस को देना होता था। राइट, आप सेक्स देख लो, नॉट एम्प्लॉय इन द यूरोपियन इन द सर्विस विदाउट गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, मैंने आपको बता दिया। इफ द रूरल फेल टू मेक अ पेमेंट एज पर द अलायंस, then the state would be confiscated by the British East India Company। अगर वो राज्य पैसा दे पाने की कंडीशन में नहीं है ना, ब्रिटिशर्स आर रेडी टू एक्वायर। वो कभी ये नहीं बोलते थे कि डायरेक्ट आके हम आपके ऊपर शासन कर लेते, नहीं,
पहले आपको किसी भी तरीके से प्लान के लूप आउट में लेंगे, भाई देखो अलायंस है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, हम आपको ब्रिटिश आर्मी दे रहे हैं आपको केयर करने के लिए, ये बता के कि डराया भी खुद और आर्मी भी खुद दे रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप वो नहीं कर पाते तो उसका सर्विस चार्ज कौन देगा? तो सर्विस चार्ज सीधी सी बात हो गई यार, जिस जगह पे जिस किंगडम में वो खड़े हैं ना उसको वो एक्वायर कर लेंगे, यही पॉलिसी थी उनकी। नेक्स्ट, इन रिटर्न टू दिस द ब्रिटिश वुड, इसके बदले में ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, बहुत क्लियर लिखा है, रिटर्न टू दिस, इतनी सेवा ब्रिटिशर्स हर किंगडम स्पेसिफिक्स को देना चाहते थे जो वो रूलर वहां पे बचे हुए थे। प्रोटेक्ट दिस स्टेट फ्रॉम द एनिमीज, दैट इज इम्पॉसिबल यार, क्योंकि उसके पास एनिमीज ए और एनिमीज बी। अब आप समझो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दो दुश्मन हो गए, एक एनिमी ए हो गया, एक एनिमी बी हो गया, ये दोनों भारत के हिस्से में है। ए वाले को बी वाले के खिलाफ भड़काता था, बी वाले को ए वाले के खिलाफ भड़काता था, और ये बोलता था दोनों के कॉन्टेक्स्ट में मदद मैं करूंगा, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में मदद मैं कर दूंगा। ए वाले के लिए भी आर्मी ट्रूप्स भेज देता था, बी वाले के लिए भी आर्मी ट्रूप भेज देता था, बस द रेट ऑफ सर्विस चार्ज बॉस दे आर टेकिंग, उसको सबसे बेस्ट पता था द रेट ऑफ सर्विस चार्ज ना उसको एग्जैक्टली लेना था, इसके बदले में इस तरीके से वो सारे काम करता था। follow the policy of non-interference in the internal matters of the allied state। नॉन इंटरनल मैटर्स यानी किसी भी पॉलिसी में किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ब्रिटिशर्स ने पहले बोल दिया। हम काम करेंगे तो बगल वाले राज्य को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप उस राज्य से बात कर लीजिए, अगर हम उस राज्य से बात करेंगे तो फिर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में दिक्कत होगी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। नाउ पॉलिटिकल वाला पार्ट आपने देखा, बहुत स्पेसिफिक बड़े तरीके से देखा कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या बने, राजनीतिक कारण क्या क्या बने, और राजनीतिक कारण क्रिएट किसने किया, ब्रिटिशर्स ने। उस पर जितने प्लॉट्स पे लोगों को फिल किया ना, मुगल्स को भी बैठा लिया, फ्रेंच को भी बुलाया कुछ काम के लिए, ठीक है, फिर उन्होंने अपने बंदों को भेजा, गवर्नर जनरल आ गए, फिर उन्होंने प्रिंस वाली पॉलिसी ला दी, फिर देखा कि कितने वाले और इलाके पे ऑब्जेक्शन हो सकते, कुछ हिंदू रूलर्स को भी बुला ही लेते हैं, ठीक है।